सर बी फिनेंसर के ऊपर कल जो वीडियो आपने देखा होगा वो कल नहीं शूट की गई थी बल्कि परसों शूट की गई थी। मतलब वीडियो शूट हो चुकी थी लेकिन परसों वीडियो नहीं आ पाई थी, किसी रीज़न से टाइम नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन कल की वीडियो वो शूट नहीं की गई थी। असल में कल अगर वीडियो शूट की गई होती तो आपको ये पता होता कि भाई मार्केट में किस लेवल की गिरावट हुई है। अभी भी ऑफ कोर्स आपको पता होगा लेकिन कहीं और से पता होगा, बी फिनेंसर से नहीं पता होगा। तो आज उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और यहाँ पर दो सवाल, स्मॉल कैप और कितना गिरेगा और कब तक गिरेगा, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। ऐसे वक्तों में लमसम करें या एसआईपी करें, रिकॉर्ड वाइज कौन से सही रहते हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। बस हमेशा की तरह बस एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनतों के बाद, छानबीन करने के बाद इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए कल के डेट में शुरू के टाइम पे जो गिरावट हुई थी, निफ्टी को देखे, लार्ज कैप, मिड कैप, सारी जगहों पे गिरावट हो रही थी और बहुत तगड़ी वाली है। स्मॉल कैप में तो 3% तक की गिरावट पहुंच गई थी और निफ्टी 1% से ज़्यादा गिर चुका था। लेकिन ठीक है, बाद में मार्केट ने अपने आप को संभाला, वहाँ पर रिकवरी आपको अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये रिकवरी सलामत रहेगी, क्या ये ऐसा चलता रहेगा? तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है सर। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर तो अभी गिरावट होगी और ये बात मैंने बहुत दिन पहले कहा हुआ था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन आज नहीं तो कल, चाहे एक हफ्ता बाद हो, एक महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, वो निकलना ज़रूर है। क्योंकि जब तक मार्केट से वैल्यूएशन निकलेगा नहीं ना, तब तक आप ये मान कर चलिए कि भाई बहुत सारे निवेशक निवेश नहीं करेंगे और लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई वहाँ की मार्केट वैल्यूबल है। और उसके बाद मार्केट वैल्यूबल होने का मतलब है कि वहाँ पर रिटर्न्स मिले। मार्केट वैल्यूबल भी है, रिटर्न्स भी नहीं मिले हैं तो फिर FIIs तो नहीं आएंगे, ये बात तो तय हो जाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए कितना गिरेगा, पहले अभी हम चेक करते हैं कि भाई वैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले मैं दिखलाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE स्मॉल कैप में अगर देखा जाए तो 28.8 है इसका पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो अभी भी महंगा है, ऑफ कोर्स महंगा है। निफ्टी मिड कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 35.3 है, तो यहाँ पर भी महंगाई दिख रही है। स्मॉल कैप 250 की बात करें तो यहाँ पर भी 28.84 है। तो मतलब वैल्यूएशन अभी भी कह लीजिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर है, समझ रहे हैं ना। लार्ज कैप में वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो गया है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड अगर इसको कंपेयर करें, कल की वीडियो जो आई थी उसमें मैंने कहा हुआ था कि भाई मार्केट, अगर लार्ज कैप की मार्केट को देखें आप तो ठीक है, थोड़ा रीजनेबल ज़रूर है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें दूसरे देशों की मार्केट से तो भाई हमारी मार्केट में ज़्यादा, हमारे लार्ज कैप में ज़्यादा वैल्यूएशन है। हमसे सिर्फ एक नंबर पे US है और US के बाद हमारा ही नंबर आता है वैल्यूएशन के मामले में, अभी समझ रहे हैं ना। तो US में लोग निवेश करना पसंद कर रहे हैं, इंडिया में निवेश करना नहीं पसंद कर रहे हैं, ख़ासतौर से FIIs की अगर बात की जाए तो इसके पीछे का वही रीज़न है जो पीछे अभी मैं बोला हूँ कि भाई महंगाई है। अगर महंगाई अगर ज़्यादा है, समझ रहे, प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि वैल्यूएशन है तो वहाँ पर रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो US के अंदर वैल्यूएशन है, साथ में वहाँ पर रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं। हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशन है और रिटर्न्स भी इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अब रिटर्न्स इतने अच्छे न मिलने के पीछे के कई सारे रीज़न है भाई, कई सारे रीज़न है। एक रीज़न तो है नहीं कि मैं आपको गिनवाऊँ और फिर वही पुरानी बातें करके मैं टाइम आपका ख़राब कर दूँ। तो मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से, ख़ास तौर से FIIs के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक रीज़न जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा और बराबर मैं करता रहता हूँ, वो है डॉलर इंडेक्स। समझ रहे, डॉलर का ऊपर जाना और रुपये का डॉलर के मुकाबले में नीचे होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। FIIs के इन्वेस्टमेंट पे जो मिलने वाले रिटर्न्स है उस पर बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो खैर हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए तो ये सारे रीज़न है जिस रीज़न से हमारे यहाँ वैल्यूएशन तो है मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन मार्केट के अंदर रिटर्न्स भी नहीं बन रहे हैं। तो फाइनली अब अगर ये कहा जाए कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप कितना गिरेगा, कब तक गिरेगा, तो आप सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि भाई जब तक PE रेशियो अपने रीजनेबल प्राइस पर नहीं आता है तब तक मार्केट के अंदर कुछ भी बहाने आएंगे और मार्केट के अंदर गिरावट होगी। क्योंकि ऑलरेडी हमारी मार्केट के अंदर गिरावट
गिरावटों का सेंटीमेंट जो तैयार हो चुका है, तो ये बहुत बड़ा वर्क कर रहा है और मार्केट को नेगेटिव बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा हाथ रहता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब बात आती है भाई रेगुलर गिरावटें हो रही है, तो यहाँ पर हमारे को लमसम करे, SIP करे, समझ में नहीं आता। जो पैसा था वो भी ख़त्म हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर पैसा ख़त्म हो गया तो कहानी ख़त्म है। बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं है, आप अपनी पोर्टफोलियो के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे है तो ये आपको मैं बताता हूँ, हिस्ट्री आप पलट कर देख सकते हैं कि भाई जब जब गिरावट हो और अगर आप रेगुलर पैसे निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट चाहे SIP के ज़रिए हो या लमसम के ज़रिए हो, लमसम में कैसा रहता है कि भाई वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लमसम में रिस्क थोड़ा रहता है अगर कंपेयर करें SIP से तो। लेकिन SIP में थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करते हैं तो मल्टीपल लेवल्स पे निवेश होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर रिटर्न वाइज देखेंगे, रिटर्न्स वाइज अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लमसम में रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा आप मार्केट के एक लेवल पर निवेश कर देते हो। मान कर चलिए कि मार्केट अगर 5% गिर गया, 5% गिर गया, समझ रहे हैं, तब जाकर आपने निवेश कर दिया 1 लाख रुपये। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो SIP कर रहा है, 5 लाख रुपये वो निवेश करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके करेगा। अभी 5% मार्केट गिरा हुआ है, हो सकता है जब उसके अगली SIP इंस्टॉलमेंट आएगी तब तक हो सकता है मार्केट रिकवर हो जाए, तो उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना एक लमसम करने वाले को मिल पाएगा। लेकिन हाँ, याद रहे कि भाई लमसम करने में रिस्क भी बहुत है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई कि आपको लमसम करते समय हमेशा मार्केट के लेवल को देखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके लमसम करना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स में आपको लमसम करना चाहिए। इसके अलावा ये 2 बातें हो गई, इसके अलावा एक बात और भी है जिस पे आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, हम नुकसान की जो बात करते हैं ना, लमसम में या लमसम करने में रिस्क की जो बात करते हैं ना, या मार्केट के मल्टीपल लेवल्स की जो बात करते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। 2 साल, 4 साल, 6 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, अगर आप 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल या उससे अलग के टाइम पीरियड, ये मतलब उससे और भी ज़्यादा दिनों के टाइम पीरियड के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर लमसम करिए या फिर SIP करिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन रिटर्न्स के मामले में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको कंप्लीटली ये चीज़ पता चल पाएगा कि भाई लमसम के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नजर आएंगे वहाँ पर। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक बात जो कि बार बार की जा रही है और आजकल ये मार्केट के अंदर ट्रेंड पकड़ चुका है, आपको मैंने कहा हुआ था कि ICICI म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर ने कह दिया था कि भाई अभी इस टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप को रिडीम कर देना चाहिए। जबकि मैं आपको बताऊं, पीछे मैंने आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखलाया है। देखिए, पहले से अगर आप आज से अगर अक्टूबर वगैरह से पहले का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करके देखें और अभी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को, दोनों को अगर आप मिलाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जितनी वैल्यूएशन उस टाइम पे थी उतनी वैल्यूएशन अभी नहीं है, पहले से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है हर इंडेक्स में। खासतौर से अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि कम नहीं हुआ है या फिर मिड कैप में कम नहीं हुआ है, कम हुआ है। अब ऐसे वक्तों में ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे को फंड मैनेजर कोई फंड मैनेजर अगर ऐसा बोल रहा है कि भाई रिडीम कर देना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल कहता हूँ भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिडीम कर देना चाहिए, इस रीज़न से कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अब बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, क्योंकि ऐसे कुछ रीज़न बन रहे हैं, कुछ कारण बन रहे हैं। चाहे रीज़न कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, अगर गिरावट भी हो जाती है रियल मानों में, फिर भी आपके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस वजह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर देना चाहिए। कभी भी लगातार गिरावट हो रही है तो ऐसा, देखिए, कभी भी किसी फंड को जब हम रिडीम करते हैं तो बात को समझिए, हम क्यों रिडीम करते हैं। मेरी नज़र में तो भाई 2 ऐसे टाइम्स है जहां पर हम फंड को रिडीम करते हैं और कर देना चाहिए, समझ रहे हैं ना। सबसे पहला टाइम तो ये है कि भाई जब आपका गोल कंप्लीट हो गया हो तो आप अपनी पोर्टफोलियो को रिडीम कर सकते हैं, अपने फंड को रिडीम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फंड लंबे समय से बुरा परफॉर्म कर रहा हो और आपको बिल्कुल पक्की खबर मिल चुकी हो, पक्की न्यूज़ मिल चुकी हो कि भाई आने वाला समय में भी लंबे समय तक ऐसा रहने वाला है, या फिर कुछ ऐसा मैनेजमेंट या फंड मैनेजर वगैरह चेंज हुए जिसकी वजह से इस फंड का परफॉर्म ख़राब जा रहा है, मतलब रियल खबर जब आपको पता हो और लंबे समय से बुरा परफॉर्म कर रहा हो या फिर करने वाला हो, तो जाकर मतलब बुरा परफॉर्म कर रहा है और लंबे समय तक चांसेस है कि और बुरा रहेंगे। तो ये 2 मतलब टाइम्स है जहाँ पर आपको एक गोल कंप्लीट होना और एक फ़ंड के बारे में आपको पता चल जाना कि रीज़न क्या है और ये कब तक रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने फ़ंड को, म्यूचुअल फ़ंड को रिडीम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो। हम यहाँ पर किसी भी एक कैटेगरी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लार्ज कैप के हो, स्मॉल कैप के हो, मिड कैप के हो, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या इसके अलावा कोई भी कैटेगरी का फ़ंड हो, आप उसे रिडीम कर सकते हैं।
देखिए ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात तो वही है कि गिरावट जब पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था, रिडीम आपको करना था तो उस टाइम पे रिडीम करना चाहिए। अभी वैल्यूएशन भी कम हो गया है, उसके बाद गिरावटें भी पहले के कंपैरिजन में अभी कम कम गिर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा करके गिर रहा था, अक्टूबर वगैरह के महीने में, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई Q2 के रिज़ल्ट के बाद Q3 के जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी लगभग Q2 से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, और आने वाला जो Q4 का रिज़ल्ट है वो भी अच्छा होगा। उसके बाद रेट कट हो गया इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर भी आस लोगों की लगी हुई है कि भाई रेट कट हो सकता है। ये सारे रीज़न से टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ लोग मान रहे हैं, जबकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं तो इसको हम पकड़ कर ही चलते हैं। जब ये सारे इवेंट्स हो चुके हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें जो इंडिया के लिए हो चुकी हैं, तो अब मार्केट में धीरे धीरे सुधार आएगा। और जब सुधार आ रहा है तो हम बोल रहे हैं निकल जाने को, तो ये बिल्कुल ही कहीं से मुझे तो सही समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बिल्कुल क्लियरली बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, एक बात मैंने और भी कहा हुआ था, पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि भाई नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा है तो कम कीजिए, या नहीं तो अगर आपको लगता है एलोकेशन गलत तरीके से हो गया है, जहाँ पे कम करना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा कर दिया है, तो उसको भी आप एवरेज कर सकते हैं। बाकी रिडीम वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है ही नहीं कि कोई 7 साल के लिए निवेश किया हो और उसको नुकसान हुआ हो। रिटर्न्स थोड़े 1-8% कम ज़रूर होते हैं, लेकिन नुकसान के चांसेस 7 साल के पीरियड में बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। मैं बराबर बोल चुका हूँ इस बात को सर, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो बस रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।